अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम एमडी कैट 2023 का जो सिलेबस बताया गया है इदारे की तरफ से, पीएमडीसी की तरफ से, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर रहे हैं और कोशिश ये की हमने कि उस चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो सिलेबस की आउटलाइन है उसके अंदर रहते हुए हम ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो तैयार करें। एमडी कैट का 2023 का जो सिलेबस पीएमडीसी ने इंट्रोड्यूस किया है उसमें इन्होंने कहा है कि जो चीज़ें प्रोकैरियोटी जो चैप्टर है, यानी टॉपिक है प्रोकैरियोटी, इस प्रोकैरियोटी चैप्टर या टॉपिक से रिलेटेड हमें 3 चीज़ों को डिस्कस करना है। पहली चीज़ है सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा टॉपिक है शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ से एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं पेपर में आपके। और तीसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो ये आपके सिलेबस की आउटलाइन है, ये कोर्स की आउटलाइन है। इसके अकॉर्डिंग या इसके अंदर रहते हुए हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। वही एमसीक्यूज जो आपको ये अभी नीचे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। अब ज़रा पहले एमसीक्यू पे अगर आप नज़र करते हैं, इसमें कहा गया कि आर्ची बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप है। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया बिकॉज, अब आर्ची बैक्टीरिया की बात आ गई है तो 2-4 बातें आपके जहनों में पहले से क्लियर होनी चाहिए। पहली अहम बात, आर्ची बैक्टीरिया को बुक में लिखा हुआ है, आर्ची बैक्टीरिया आर द मोस्ट एंशिएंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं जो सबसे ज़्यादा कदीम बैक्टीरिया कहलाते हैं। द मोस्ट एंशिएंट इस मायनों में समझिएगा, यानी जो बैक्टीरिया दुनिया में सबसे पहले डेवलप हुए वो आर्ची बैक्टीरिया थे। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया बने जो ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं, उनको यू बैक्टीरिया कहा जाता है। ये मोस्ट एंशिएंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहलाते हैं। इनका जो ओरिजिन हुआ था, इस सिलसिले में कुछ इन्फॉर्मेशन ये दी गई कि दे वर ओरिजिनेटेड इन हॉट वाटर स्प्रिंग, दे वर ओरिजिनेटेड इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, गर्म पानी के चश्मों में ये बैक्टीरिया दुनिया में पहली मर्तबा ज़ाहिर हुए थे, जिनके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, किताब में लिखा हुआ मिलता है, हमें सेकेंड ईयर की बुक के अंदर, हाइड्रोथर्मल वेंट, हाइड्रोथर्मल वेंट। तो और एक और बड़ी अहम बात जो यहाँ इस एमसीक्यू में हमें बतानी है, जो पूछा गया है कि ये दूसरे बैक्टीरिया कौन से बच्चों? दूसरे बैक्टीरिया का जो ग्रुप है, जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, उनको कहते हैं यू बैक्टीरिया। कहलाते हैं यू बैक्टीरिया, ये कहलाते हैं ट्रू बैक्टीरिया। अब सवाल ये पूछा गया है कि ट्रू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया किस लिहाज से डिफरेंट होते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यानी आर्ची बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और रियल बैक्टीरिया में या यू बैक्टीरिया में नहीं होती।
दूसरी बात, सेल वॉल इज एब्सेंट, आर्चीबैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं पाई जाती। तीसरा पॉइंट है सेल वॉल लैक्स पेप्टाइडोग्लाइकेन, आर्चीबैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन नामी कंपाउंड नहीं पाया जाता। और चौथा ऑप्शन है नो डेफिनेट शेप, आर्चीबैक्टीरिया की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। देखिए राइट आंसर जो है ना इसका वो है ऑप्शन सी, सेल वॉल लैक पेप्टाइडोग्लाइकेन। इनकी जो सेल वॉल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। देखिए आमतौर पर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ये बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन नामी कंपाउंड की। पेप्टाइडोग्लाइकेन दो चीज़ों का मिक्सचर है, पेप्टाइडो या पेप्टाइड माने प्रोटीन, ग्लाइकेन मीन्स कार्बोहाइड्रेट। तो बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होती है। और आर्चीबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन नामी कंपाउंड नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द मीसोसोम। ये इनमें से कौन सा फंक्शन है जो मीसोसोम परफॉर्म नहीं करता। मीसोसोम क्या होता है, इट इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ द, इट इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का ये इन्वेजिनेशन कहलाता है। बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में ये इस तरह का एक कॉइल्ड शेप, अगर बैक्टीरियल सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया जाए और ये जो लाइन में बना रहा हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये सेल मेम्ब्रेन है तो ये सेल मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर की यानी फोल्ड हुई होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का जो फोल्डेड पार्ट है ये जो मैंने बनाया है, ठीक है, और बाकी सेल वॉल वगैरह होगी सब बाहर, ठीक है ना। ये यहाँ पर डीएनए होगा, जो बाकी चीज़ें जो होती हैं ये फ्लैजेलम होगा, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का एक इन्वेजिनेशन है, सेल मेम्ब्रेन का एक प्रोजेक्शन है। ये क्या काम करता है, देखिए बहुत सारे अहम काम करता है ये। एक्सक्रीशन का काम बिल्कुल करता है ये, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन का काम ये अंजाम देता है। सेल वॉल सेल डिवीजन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। देखिए इस बात को इस अंदाज में भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया का शुमार प्रोकैरियोट्स में होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं, चैप्टर ही हमारा प्रोकैरियोट ही है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, तो उनका फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, तो रेस्पिरेशन का काम करते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया, और वही काम जो माइटोकॉन्ड्रियन अंजाम देता है सेम वही काम जो है बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में मीसोसोम अंजाम देता है। तो कौन सा फंक्शन है जो ये परफॉर्म नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे एक्सक्रीशन का काम, या एक्सक्रीशन के फंक्शन के साथ मीसोसोम का बैक्टीरियल सेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यानी मीसोसोम इज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन। थर्ड एमसीक्यू है बच्चों, द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल इज नोन एज ह्यूमस, से ह्यूमस कहते हैं। फोर्थ एमसीक्यू है एक्सपोजर टू फ्लेम, ठीक है, फ्लेम से एक्सपोज कर दिया और डिस्ट्रॉय, और उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिया गया, यानी फ्लेम से एक्सपोज कर दिया जाए या डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय बर्निंग, कि बैक्टीरिया को जला दिया जाए। इस मैकेनिज्म को यानी बैक्टीरिया को इस तरह से अगर ख़त्म किया जाए तो बैक्टीरिया के इस किस्म के ख़ात्मे को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस अमल को कहते हैं इंसनरेशन, ठीक है, इस अमल को इंसनरेशन, यानी ये कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया से रिलेटेड ये एक टॉपिक है इंसनरेशन। और मैं अगर उर्दू ट्रांसलेट करूं तो उसको कहते हैं भट्टी, ठीक है। भट्टी में यानी वहाँ पर आग होती है, आग में किसी चीज़ को जला के ख़त्म कर दिया जाए तो ये टेक्निक इंसनरेशन कहलाती है, और वो जो भट्टी होती है उसको इंसनरेटर कहा जाता है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछा गया है
द फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ in which the bacterial growth is very fast or rapid. देखिए, अगर मैं बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे होती है, बैक्टीरिया जब किसी नए मीडियम में दाखिल होता है तो बैक्टीरियल ग्रोथ के 4 फेजेस होते हैं ऐसे. ये पहला फेज कहलाता है लैग फेज, दूसरा कहलाता है लॉग फेज, तीसरा कहलाता है स्टेशनरी फेज और चौथा फेज कहलाता है डेथ और डेक्लाइन फेज. ठीक है, यहाँ पर टाइम फैक्टर लिया जाता है, यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ लिया जाता है. अच्छा, लैग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द सेल डिवीजन. ये वो फेज़ है जिसमें बैक्टीरिया अपने आप को तकसीम के लिए तैयार करता है. और आप देखिए, इसीलिए सीधी लाइन है ये लाइन सीधी, इसको लैग फेज कहते हैं. अब ये एरो ऊपर जा रहा है, ये इसको कह रहे हैं लॉग फेज. ये वो फेज़ है जिसमें बैक्टीरियल ग्रोथ सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, इसको कहते हैं लॉग फेज, जो हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. ठीक है. स्टेशनरी फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया की जो तादाद है एक जगह पर आके कुछ वक्त के लिए कांस्टेंट हो जाती है, उसे स्टेशनरी फेज कहते हैं. फिर उसके बाद बैक्टीरिया की जो तादाद है वो तेज़ी से नीचे घटना शुरू हो जाती है, बैक्टीरिया मरने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, इसको कहते हैं डेथ और डेक्लाइन फेज. ठीक है, ये हो गया जनाब एमसीक्यू नंबर 6. अब उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 तक हो गया. 6 6 को देखें अगर आप, विच बैक्टीरिया हैव नो सेल वॉल. वो कौन से बैक्टीरिया हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, वो बैक्टीरिया कहलाते हैं बच्चों माइकोप्लाज्मा. ठीक है, माइकोप्लाज्मा ये बैक्टीरिया का छोटा सा ग्रुप है और इसमें वो बैक्टीरिया शामिल हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती. आर्ची बैक्टीरिया में तो सेल वॉल में पेप्टाइडो ग्लाइकेन नहीं होता, सेल वॉल वायरल होती है, वहाँ पर कोई दूसरे कंपाउंड्स की बनी हुई होती है. MCQ नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ऑल बैक्टीरिया. कौन सा काम है इनमें से जो तमाम बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं. कॉन्जुगेशन का काम. ठीक है, एंडोस्पोर बनाने का काम. देखिए, कॉन्जुगेशन कुछ बैक्टीरिया में होता है, एंडोस्पोर ठीक है चंद बैक्टीरिया बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चंद एक बैक्टीरिया बना सकते हैं. बाइनरी फिजन जो है ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का तरीका है. तमाम बैक्टीरिया अपने आप को बाइनरी फिजन के ज़रिए ही अपनी तादाद को बढ़ाते हैं. ये वो एक्टिविटी है जो दुनिया के तमाम बैक्टीरिया में पाई जाती है. MCQ नंबर 8 देखिए, डैश आर ऑलवेज नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया. इनमें से कौन सा ग्रुप है बैक्टीरिया का जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होता है. तो आप कहेंगे कि जो कॉक्साई होते हैं ना, कॉक्साई वैसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया ऐसे गोल शक्ल के होते हैं उन बैक्टीरिया को कॉक्साई कहा जाता है शेप के लिहाज से. और वो बैक्टीरिया जो रॉड शेप्ड होते हैं उन्हें कहते हैं बेसिलाई. जो बैक्टीरिया स्प्रिंग शेप्ड के होते हैं उन्हें कहते हैं स्पाइरिला. स्पाइरिलम एक को कहते हैं ज़्यादा, स्पाइरिला स्प्रिंग शेप या कॉर्क स्क्रू शेप. और जो हुक लाइक बैक्टीरिया होते हैं कर्व्ड होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं विब्रियो. ठीक है, तो कॉक्साई जो होते हैं ना उनमें कभी भी फ्लैजिला नहीं पाए जाते. ठीक है. MCQ नंबर 9 में कह रहे हैं द बाइनरी डिवीजन इज कंप्लीटेड इन बैक्टीरिया विद इन डैश. बुक में लिखा हुआ है 20 to 30 मिनट में बैक्टीरिया में बाइनरी डिवीजन, यानी बाइनरी डिवीजन का मतलब है एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होकर 2 नए बैक्टीरिया बना लेता है. 20 से 30 मिनट में, 20 to 30 मिनट्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. MCQ नंबर 10 है द बैक्टीरिया यूज डैश इन स्टेट ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जब बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है तो ये बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का इस्तेमाल करते हैं, H2S. ठीक है, पानी इस्तेमाल नहीं करते. फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए बैक्टीरिया पानी
इस्तेमाल नहीं करते। जिन बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का अमल हो सकता है उनकी बात हो रही है। और बेशतर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो वहाँ ये बात ही नहीं होगी, डिस्कशन ही नहीं होगी। MCQ नंबर 11, डैश आर कॉल्ड एंशिएंट बैक्टीरिया। देखिए ऊपर बात हुई थी, आर्ची बैक्टीरिया हम बता चुके हैं पहले आपको। दोज बैक्टीरिया विच हैव अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन पोल आर कॉल्ड। वो बैक्टीरिया जिनके किसी एक पोल के ऊपर फ्लैजेला का एक बंच पाया जाता है, उन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? मैं बैक्टीरिया में फ्लैजेला के लिहाज से मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। एक कंडीशन ये है टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, यानी फ्लैजेला का बंच है एक पोल के ऊपर, और फ्लैजेला अगर दोनों पोल के ऊपर मौजूद हैं तो ये दूसरी कंडीशन है। और एक कंडीशन वो है कि फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑन ऑल ओवर द या और ऑल अराउंड द बैक्टीरियल सेल। अच्छा, ये जो कॉक्साई हैं इनमें फ्लैजेला कभी भी नहीं होते ना, तो जो नॉन फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एट्राइकस बैक्टीरिया का, यानी दीज आर द नॉन फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया। दोज बैक्टीरिया विच हैव अ सिंगल पोलर फ्लैजेलम आर कॉल्ड मोनोट्राइकस। Those bacteria which have a tuft of flagella at one pole, जैसे कि पूछा गया, these bacteria are called Lophotrichus. Those bacteria which have flagella on both of their pole are called Amphitrichus, while those bacteria which have flagella on all around their cell are called Peritrichus. ठीक है, तो फ्लैजेला की बुनियाद पर बैक्टीरिया के ये कितने ग्रुप्स हो गए? 1, 2, 3, 4 और ये 5 ग्रुप्स होते हैं। नेक्स्ट MCQ में कहा जा रहा है, अच्छा तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, लोफोट्राइकस। MCQ नंबर 13, बैक्टीरिया रिलीज डैश ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जैसे अभी बताया था, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इस्तेमाल करते हैं ना, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करने के बाद सल्फर बच जाता है, तो वो जो सल्फर होता है वो बैक्टीरिया क्या कर देते हैं? रिलीज करते हैं। तो वैसे पौधे यानी जो प्लांट्स होते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन गैस को एवॉल्व करते हैं, बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो सल्फर रिलीज करते हैं। MCQ नंबर 14, प्लाज्मिड इज यूज्ड इन डैश। अच्छा, प्लाज्मिड क्या चीज होती है, किसे कहते हैं? बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में, ये अगर मैं कह रहा हूं कि भाई ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरिया का जो एक्चुअल DNA वो है, उसे तो कहते हैं क्रोमैटिन बॉडी। ये क्रोमैटिन बॉडी है, ठीक है। और बाज बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ DNA पाया जाता है। ये जो इजाफी DNA का मॉलिक्यूल है इन सर्टेन बैक्टीरिया, तमाम बैक्टीरिया में नहीं होता, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। सेकेंड ईयर में आपने बहुत तफसील से पढ़ा है कि इसको बायोटेक्नोलॉजी जो साइंस है उसमें एज अ वेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, और इस सिलसिले में क्या करते हैं कि इसके साथ कोई फॉरेन जीन को अटैच कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में वो प्रोडक्ट बनने लगता है जो उस जीन की वजह से किसी भी लिविंग सेल में तैयार होना था प्रोडक्ट। जैसे कि इंसुलिन बनाने वाली जीन है, वो अगर इंसानी पेनक्रियास के सेल में मौजूद होगी तो इंसुलिन बनाएगी। उस जीन को पेनक्रियास से निकाल के प्लाज्मिड के साथ लगा देते हैं तो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसुलिन सिंथेसाइज होने लगता है। तो इसी तरह से इंसुलिन बनाया जाता है और जो कि मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल क्या है?
इसका इस्तेमाल है, इट इज़ यूज एज अ वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। MCQ नंबर 15, डैश मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। अगर हम किसी चीज़ को हर किस्म की लाइफ से पाक कर दें तो ये टेक्निक क्या कहलाती है? इस टेक्निक का नाम है स्टेरिलाइजेशन। दिस टेक्निक इज नोन एज स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि इंसेनरेशन का वर्ड हुआ था, आगे भी कुछ चीज़ों का शायद जिक्र आएगा, तो आप देखिएगा। MCQ नंबर 16, अ बैक्टीरियम कंप्लीट्स इट्स बाइनरी फिजन इन 20 मिनट्स। हाउ मेनी बैक्टीरिया आर फॉर्म्ड आफ्टर 2 आवर्स। एक बैक्टीरियम 20 मिनट में बाइनरी फिजन का प्रोसेस मुकम्मल कर लेता है, 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे? तो पहले तो ये बताइए कि अगर 20 मिनट में बाइनरी फिजन कंप्लीट होता है तो 2 घंटे में कितनी बार बाइनरी फिजन होगी? तो आप कहेंगे 20 मिनट, 20 मिनट, फिर 20 मिनट, ये हो गया 1 घंटा। ठीक है, इसी तरह से फिर दोबारा 20 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 20 मिनट, ये हो गया 2 घंटे। इसका मतलब है कि 2 घंटे में कितने बाइनरी फिजन होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये बात तय हो गई कि 1 घंटे में 3 बाइनरी फिजन होंगे और 2 घंटे में 6 बाइनरी फिजन्स होंगी। अब हम इसको देखते हैं कि कितने बैक्टीरिया बनेंगे। सिंगल बैक्टीरियम था, पहली बाइनरी फिजन हुई, 2 बन गए। सेकंड बाइनरी फिजन हुई, 2 का डबल हो गया, 2 का डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा। तीसरी बाइनरी फिजन हुई, 4 का डबल कर दिया, 8। चौथी बाइनरी फिजन हुई, 16। पांचवी बाइनरी फिजन हुई, 32। छठी बाइनरी फिजन हुई, 64। कितनी बाइनरी फिजन का रिजल्ट हमें देना था? 6 बाइनरी फिजन का। ये पहली बाइनरी फिजन, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। 6 बाइनरी फिजन का मतलब है 64 बैक्टीरिया की प्रोडक्शन हो जाएगी। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। MCQ नंबर 17 पर बात कर रहे हैं। 17, विच पार्ट ऑफ अ बैक्टीरियल सेल हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन। देखिए, कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक मेथड है। बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के 3 तरीके पाए जाते हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि एक बैक्टीरियम का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। एक तरीके का नाम है कॉन्जुगेशन, जो कि पूछा गया है। दूसरा तरीका है ट्रांसडक्शन और तीसरा तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के 3 तरीके होते हैं बैक्टीरिया में। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया? एक बैक्टीरियम का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा। कॉन्जुगेशन का जो अमल है वो पिलाई की मदद से होता है। ये पिलाई क्या होता है? बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर से इस तरह के बारीक बारीक धागे निकले हुए नजर आते हैं। एक तो फ्लैजेलम होता है, फ्लैजेलम तो अलग चीज़ है, वो लंबा होता है काफ़ी। ठीक है वो तो लोकोमोशन के काम आता है। ये पाइलाई कहलाते हैं। इनका काम होता है कि दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, फ्लैजेलम हेल्प इन लोकोमोशन। फ्लैजेलम तो हरकत के काम आ रहा है। पाइलाई जो है दे हेल्प इन कॉन्जुगेशन। और ट्रांसडक्शन में थर्ड पार्टी के ज़रिए जो है वो बैक्टीरियम का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी का मतलब होता है बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी 2 बैक्टीरिया के अलावा बीच में एक वायरस इन्वॉल्व होता है जो एक बैक्टीरियम का डीएनए निकाल के दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देता है। और ट्रांसफॉर्मेशन में कोई जिंदा बैक्टीरियम किसी डेड बैक्टीरियम का डीएनए इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। MCQ नंबर तो MCQ नंबर 17 का राइट आंसर है पाइलाई हेल्प करते हैं।
और MCQ नंबर 18, डैश इज एन एंजाइम विच इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल। एक ऐसा एंजाइम है जो किसी एनिमल बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, उसका नाम है सेलुलेज। ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, इसलिए जो सेलुलोज डाइजेशन है वो किसी भी एनिमल में वो खुद परफॉर्म नहीं कर सकता। इसीलिए ज़्यादातर एनिमल जिनमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की सलाहियत होती है तो उनकी बॉडी में कुछ ऐसी, उनके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं जो ये एंजाइम बना के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे हर्बीवोर एनिमल के अंदर कहते हैं कि जो अपेंडिक्स होता है उसमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्योंकि ये वो बैक्टीरिया हैं जो सेलुलेज एंजाइम बना के सेलुलोज को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। MCQ नंबर 19, डैश रेफर्स टू द इनोकुलेशन ऑफ होस्ट विथ इनएक्टिव और वीकेंड पैथोजन। अच्छा, आधा आधा करके उनको समझते हैं। पहला यानी जुमले में कहा गया है ये कौन सा अमल है जिसके बारे में बात हो रही है कि इसमें इनोकुलेट किया जाता है होस्ट की बॉडी में इनएक्टिव या वीक पैथोजन को, कमज़ोर पैथोजन को या नॉन एक्टिव पैथोजन को होस्ट की बॉडी में, किसी इंसानी जिस्म में या किसी भी जानवर के जिस्म में। मतलब इसको मैं और आसान कर दूं, किसी मरे हुए जरासीम को अगर किसी एनिमल में दाखिल कर दें, इनोकुलेशन कहते हैं दाखिल करने को, ठीक है, और पैथोजेनिक प्रोडक्ट, अच्छा इसमें पैथोजन भी इस्तेमाल हो सकता है या पैथोजन की बॉडी का कोई पार्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी जरासीम के जिस्म का कोई हिस्सा भी इस्तेमाल हो सकता है। पूरा जरासीम इस्तेमाल नहीं भी करते, बाज़ों का ऐसा भी होता है। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? टू स्टिमुलेट द प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी, ताकि उस इंसान में प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी पैदा हो जाए। तो ये जो डेफिनेशन लिखी है बच्चों, ये वैक्सीनेशन की तारीफ है। MCQ नंबर 20, वन ऑफ द फर्स्ट केमिकल टू बी यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल होने वाला जो पहला केमिकल था उसका नाम था फिनॉल, ठीक है। और ये ध्यान में रखिएगा, डिसइंफेक्टेंट वो केमिकल होते हैं जो इन्वायरमेंटल क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी फिनॉल से फिनाइल बनता है। तो फिनाइल का इस्तेमाल कहाँ होता है? आप कहेंगे फ्लोर को साफ़ करते हैं ना, जरासीम से पाक करने के लिए, ज़मीन पर उसको साफ करने के लिए, ज़मीन को स्टरलाइज करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। MCQ नंबर 21, डैश इज अ ग्रुप ऑफ ए ट्राइकस बैक्टीरिया। ए ट्राइकस बैक्टीरिया के ग्रुप का नाम क्या है? कॉक्साई, ठीक है। उसके बाद MCQ नंबर 22, दोज एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड। देखिए, दो तरह की एंटीबायोटिक होती हैं एफिशिएंसी के लिहाज से। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कुछ कुछ एक सर्टेन ग्रुप होता है बैक्टीरिया का जिसके खिलाफ वो काम कर सकती हैं। बाकी जो ग्रुप्स होते हैं उनके लिए वो इनएक्टिव या नॉन इफेक्टिव होती हैं। ऐसी एंटीबायोटिक को कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जिनकी रेंज कम होती है, और वो एंटीबायोटिक जिनकी रेंज ब्रॉड होती है और बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को किल करने की टेंडेंसी रखती है, वो कहलाती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। प्रोफाइलेक्टिक मीन्स, ये मेडिकल में ये इस तरह इस्तेमाल की जाती है कि प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे किसी का कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा होता है तो पहले से ही पेशेंट को एंटीबायोटिक इंजेक्शन देना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। इसलिए कि अगर ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट की बॉडी में कोई पैथोजन दाखिल भी हो जाए ना, तो पहले से अगर उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स मौजूद होंगी तो वो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छा खासा इफ़ेक्टिव होगा उस आने वाले पैथोजन के ख़िलाफ़। तो यानी ये प्रिवेंशन के लिए प्रोफाइलेक्टिक का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि ट्रीटमेंट से पहले आपने एंटीबायोटिक दे दी, या जैसे मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को मीजल्स खसरा निकली हुई है, उसको हालांकि मीजल वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक जो आप दे रहे हैं वो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं, तो डॉक्टर कहेगा कि भाई हम इस पेशेंट को, बच्चे को जिसको खसरा निकली हुई है, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है इस वक्त, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार भी ना हो जाए, तो हमने प्रोफाइलेक्टिक्स के तौर पर इसको ये एंटीबायोटिक दे दिए ताकि यह है कि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। तो दो इन्फेक्शन ख़तरनाक हो सकते हैं, तो डिजीज़ प्रिवेंशन के तौर पर ये वर्ड इस्तेमाल होता है। द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बिकम
डैश आफ्टर ग्राम्स स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग ये बैक्टीरिया को कलर करने का एक टेक्निक है, ग्राम्स स्टेनिंग। इसकी बेस पर बैक्टीरिया की दो इकसाम हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। स्टेनिंग के बाद जो बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो जाते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है, और स्टेनिंग के बाद जो बैक्टीरिया पिंक कलर के हो जाएं, गुलाबी रंग के हो जाएं, उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ सवाल ग्राम पॉजिटिव का पूछा था तो पर्पल राइट आंसर होगा, अगर ग्राम नेगेटिव पूछा जाता तो पिंक राइट आंसर होता। 25 MCQ में कह रहे हैं कि सेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, अब ये दो अलग अलग केमिकल्स हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स आर दोज केमिकल विच आर यूज्ड अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये दोनों ही चीज़ें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ इस्तेमाल की जाती हैं। अब पूछा ये जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिसइंफेक्टेंट के बारे में आपको बताया था। क्या बताया था हमने कि डिसइंफेक्टेंट्स आर दोज केमिकल विच आर यूज्ड टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट। तो इसके आगे की बात क्या है कि डिसइंफेक्टेंट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन द ह्यूमन बॉडी और द बॉडी सरफेस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी इंसान या किसी लिविंग बॉडी की आउटर सरफेस के ऊपर आप जो केमिकल अप्लाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर डॉक्टर के पास जाए, वो इंजेक्शन लगा रहा हो, इंजेक्शन लगाएगा तो वो आपकी स्किन को साफ करने के लिए क्या लगाता है, आप कहेंगे स्प्रिट लगाता है, स्प्रिट से साफ करता है। तो स्प्रिट क्या कहलाएगा, एंटीसेप्टिक कहलाएगा। या वो डिटॉल से आपकी स्किन साफ कर सकता है, या वो आयोडीन से ही बनता है केमिकल, आपने देखा घरों में इस्तेमाल करते हैं पायोडीन, उससे वो आपकी स्किन को साफ करता है, फिर इंजेक्शन लगाता है ना। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर जो है वो कॉटन के अंदर, फिनाइल की बोतल के अंदर कॉटन डिप करके और आप डिप करके निकाले और आपकी स्किन को रब करना शुरू कर दे, तो आप डॉक्टर से कहेंगे भाई आप क्या जाहिल आदमी हैं। तो जाहिर सी बात है, आप वो केमिकल कभी भी नहीं लगवाएंगे। आपको पता है ये तो फिनाइल, ये तो फ्लोर साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल है, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल बॉडी की सरफेस पर होता है, बॉडी पर अप्लाई होता है। डिसइंफेक्टेंट एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन ए है, दे आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटेरियल। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी इज राइट। दे आर यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज, दे आर यूज्ड ऑन नॉन लिविंग मटेरियल्स, ठीक है। MCQ number 26, which is the best method of sterilization for antibiotics, सीरा एंड वाइटामिन्स। अब एंटीबायोटिक है, उसको हम चाहते हैं कि जरासीम से पाक करते हैं ना, कि एंटीबायोटिक तो बॉडी में दाखिल करना है ना, पता लगे उसमें ही जरासीम मौजूद हो तो ठीक है। सीरम की जमा होती है सीरा। सीरम के अंदर अगर कोई जरासीम है, वाइटामिन्स हैं जो बॉडी में इंजेक्ट करने हैं, जैसे मल्टीवाइटामिन को इंजेक्ट करना है, उसको स्टेरलाइज करना है, यानी उसको जरासीम, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते मेम्ब्रेन फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रेडिएशन नहीं डाल सकते, हाई टेम्परेचर से उसको करेंगे तो वो उसकी एंटीबायोटिक जो होगी वही ख़राब हो जाएगी फिर, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। तो फिल्टर इस्तेमाल किया जाता है, फिल्टर में से गुजारते हैं, जरासीम रह जाता है फिल्टर पे और एंटीबायोटिक निकल जाती है, सीरा निकल जाता है, ठीक है, वाइटामिन निकल जाते हैं। अच्छा, MCQ नंबर 27, ग्राम पॉजिटिव पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर इज। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है वो थिक होती है, जबकि इसका उल्टा अगर मैं कर दूं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है वो थिन होती है उसके मुकाबले में। MCQ नंबर 28, कॉलरा इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम। कॉलरा पैदा करने वाले बैक्टीरियम का नाम है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो लिखा है, कॉलरी इसलिए नहीं लिखा, अगर वो लिख देते तो आपको आंसर फौरन मिल जाता। MCQ नंबर 29, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, बायोस्टैटिक एंड बायोसाइडल। स्टैटिक, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी कंडीशन, यानी स्टेशनरी, रुक जाना एक जगह पर, साकिन हो जाना। बायो मीन्स लाइफ। साइडल, साइडल माने किल करना, किलिंग, जैसे सुसाइड, ठीक है, सुसाइड यानी खुद को ही ख़त्म कर लेना। तो
देखिए दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं इस लिहाज से कि कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो जरासीम की ग्रोथ को रोकती हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो जरासीम को डायरेक्टली मारती हैं। तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने वाली एंटीबायोटिक होती हैं उन्हें बायोस्टैटिक, और जो बैक्टीरिया को मारने वाली एंटीबायोटिक्स होती हैं उनको बायोसाइडल एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, किल द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह। अब बैक्टीरियल सेल मेजरमेंट इज अबाउट, क्योंकि देखिए सिलेबस में साइज ऑफ बैक्टीरिया भी कहा गया था, तो जो बैक्टीरियल सेल का साइज बुक में हमारे लिखा हुआ है वो ऑप्शन ए है, ठीक है। जो उसकी ब्रेड्थ बताई गई है वो 0.2 से 2 माइक्रोन और लेंथ बताई गई है 2 to 10 माइक्रोन। MCQ नंबर 31, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। देखिए एक लफ्ज में बता दूं दोनों के लिए कॉमन वर्ड इस्तेमाल होता है और वह है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स का मतलब ये होता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल के बाहर कोई भी अगर एक्स्ट्रा या इजाफी कवर होगा तो उसे कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। अब इसकी दो टाइप्स हैं ग्लाइकोकैलिक्स की, एक है स्लाइम लेयर और दूसरी टाइप है कैप्सूल, ठीक है। ये बाज बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स मौजूद होता है, सेल वॉल के बाहर एक इजाफी कवर होता है। तो ये जो इजाफी कवर है ये बाज बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर की शक्ल में होता है, बाज बैक्टीरिया में कैप्सूल की शक्ल में होता है। फ़र्क ये होता है कि स्लाइम लेयर बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ मजबूती से जुड़ी हुई होती है और जो कैप्सूल होता है, स्लाइम लेयर जो है बैक्टीरियल सेल के साथ लूजली अटैच्ड होती है और जो कैप्सूल होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ टाइटली अटैच होता है, मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। तो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन सी, लूजली अटैच्ड विद बैक्टीरियल सेल, टाइटली अटैच्ड विद बैक्टीरियल सेल, ठीक है भाई। तो ये बच्चों हमने 31 MCQ से कोशिश की है कि जो हमारा सिलेबस है PMDC का, सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड भी MCQs थे, शेप एंड साइज के लिहाज से भी MCQs थे और इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया के लिहाज से भी MCQs थे। तो ये लेक्चर उम्मीद है कि आपके लिए बड़ा यूज़फुल साबित होगा, ठीक है इंशाल्लाह। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम किसी भी इस तरह से किसी चैप्टर को सिलेबस के मुताबिक उसकी आउटलाइन के मुताबिक हम फोकस करके MCQs सॉल्व करवाएंगे, ताकि ये कि आपको जो है टॉपिक से रिलेटेड जो उस टॉपिक की जो मखसूस इंफॉर्मेशंस हैं जो सिलेबस में बताया गया है, पूछा गया है, ताकि आप उस पर फोकस करें, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोई और चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।